प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे थे कुछ ऐसे ही तीखे तेवर जो है वो राहुल गांधी भी अपना रहे हैं। मतलब एक बार के लिए समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव में जो है अरविंद केजरीवाल को ज्यादा खतरनाक तरीके से कौन अटैक करना चाह रहा है, सुधांशु त्रिवेदी या राहुल गांधी? देखिए, मैं थोड़ा विलंब हो गया प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से आने में, पर एक बात हम कहना चाहेंगे कि ये जो इंडी गठबंधन में आज हो रहा है ना रूबिका जी, इन लोगों के बीच में कोई कॉमन पॉइंट था ही नहीं। ये परस्पर एक दूसरे के स्वार्थ में आए थे और आज भी इनके लिए अपना स्वार्थ पार्टी से ऊपर है, यानी गठबंधन से ऊपर है। कोई किसी को कुछ देना नहीं चाहता, सब लेना चाहते हैं। तो मतलब इंडी गठबंधन की अगर हम पूरी बात कहें तो जो एक पुराना गीत था ना, उसकी 2 लाइनों में और आज जो अब एक दूसरे के प्रति इनका भाव था, सब बिल्कुल ठीक एक उसमें आ जाता है कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया और बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। और उसकी आगे की लाइन थी वो इनके दलों के अंदरूनी भाव को दिखाती है, कौन रोता है किसी बात और की बात पे है दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। तो केजरीवाल अपने स्वार्थ में थे, राहुल गांधी अपने स्वार्थ में थे, आज समाजवादी पार्टी अपने स्वार्थ में थी और ये तो बिहार में भी आरजेडी अपने स्वार्थ में थी। सबको लग रहा था एक फोकल पॉइंट है, एक कोर वोटर है, उस कोर वोटर के माध्यम से हम सत्ता तक पहुंच जाएंगे। वो डिवाइड नहीं होने पाए। अब क्या हुआ, जब कांग्रेस जीत गई उसने इतना जलवा, इतना भौकाल दिखा दिया लोकसभा में। आप याद करिए राहुल गांधी जी की पहली स्पीच, उसमें कहीं किसी दूसरे नेता का नाम नहीं लिया गया, ना शरद पवार जी का, ना ममता जी का, ना लालू जी का, ना अखिलेश यादव का, ना केजरीवाल का, किसी का नहीं। वो ऐसे शो करने लगे जैसे इस जमीन से आसमां तक मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। अब सब घबरा गए कि भैया ये कोर वोटर पे ऐसा तो नहीं यही सब ले जाएंगे। पहले तो उन्हीं का था ना कांग्रेस का, जो ये लोग लेके आए थे। अब इन्हें लगा कैसा ना वापस लिए चले जाएं। तो बस कौन रोता है किसी और की बात पे दोस्त, सबने एक दूसरे को निपटाना शुरू कर दिया। ये बात तो आपने कह दी, लेकिन कंचना जी कह रही है आपके एक पॉकेट में यारी दोस्ती है, दूसरे पॉकेट में छुरा है। जब मर्जी आएगी वो छुरा निकालेंगे और अपने साथियों के पीठ पर भोंक देंगे, घोंप देंगे। ये कह रहे हैं हम जो लड़ रहे हैं सामने तो लड़ रहे हैं। वैसे नहीं रूबिका जी, देखिए हमारा जिसके साथ भी गठबंधन रहा है, हमारा जदयू से गठबंधन 29 साल में डेढ़ वर्ष के 2 ऑप्शन को छोड़कर परमानेंट रहा है। जो अभी बोल रही थी आरजेडी की प्रवक्ता महोदया, ये बताइए लालू जी ने तो निपटा ही दिया था नीतीश कुमार जी को। 95 में समता पार्टी काहे बनाए थे? उन्होंने यही कहा था सब कुछ वो अपने लिए रखना चाहते हैं, किसी साथी को कुछ नहीं देना चाहते। हमें याद है बचपन में रूबिका जी, लालू जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो जात बिरादरी के नेता नहीं थे, गरीब गुरबा की सरकार थी। आखिर में फिर अपने को किया एक वर्ग का नेता, फिर अपने को किया एक जाति का नेता, और जाति भी फिर किनारे कर दी। आखिर में किसका नेता? पहले मैं, फिर मेरा साला था, फिर मेरी पत्नी, फिर मेरा बेटा, फिर मेरा दूसरा बेटा, फिर मेरी बेटी और फिर मेरी दूसरी बेटी। तो बस इस कारण से वो अपने आप अपने कर्मों से अपने को संकुचित करते करते एक विराट व्यक्तित्व से एक परिवार के नेता में आ गए। सुधांशु जी ने एक बहुत अच्छी बात की, 29 साल में परमानेंट रिश्ता, परमानेंट इनका रिश्ता है नीतीश जी से। क्या है ये आपके टेलीविजन पे लाइव ये गारंटी ले सकते हैं? गारंटी तो खैर ये बहुत लेते हैं कि नीतीश जी फिर से नहीं पलटेंगे, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। इतना परमानेंट रिश्ता है तो गारंटी भी तो ले ही सकते होंगे आप गारंटी लेकर दिखा दीजिए। और जहां बात लालू जी की रही, तब भी लालू जी मसीहा थे, आज भी हैं और लालू जी हमेशा मसीहा रहेंगे। आप चाहो उनके किसी जाति में समेट दो, आप चाहो परिवार में समेट दो, आप चाहो उनको बदनाम कर दो, जेल में डाल दो, ये आपकी इच्छा है महोदय। पर बात ये है कि वो जनता के नेता थे, हैं और हमेशा रहेंगे। 7 सीटें थी और बीजेपी की 42 सीटें। लालू यादव जी के 15 साल के आरजेडी के शासनकाल में नेता प्रतिपक्ष भाजपा का था, मगर जब सत्ता आई हमने तय किया कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे, नीतीश कुमार जी को बनाया। हमने सदैव बड़े होकर अन्य पार्टी को आगे बढ़ाया है। मायावती जी के 67 सीटें थी, हमने 178 हो गए उनको सीएम बनाया। जेडीएस याद करिए 2006 में 40 सीटें थी जेडीएस की और 84 हमारे थे कर्नाटक में, हमने उनको सीएम बनाया। हमने कभी सीएम बनने के लिए सरकार का नेतृत्व अपने हाथ में रख लेके नहीं, हमने बृहत्तर सामाजिक और राजनीतिक कारणों से ऐसा है कि सब घरों में लड़ाई हमारी सोच और आपकी सोच में अलग है और आपका सारा झगड़ा मुख्यमंत्री पद के लिए होता है। इस कारण से समस्या मुझे लगता है सुधांशु जी तक आवाज नहीं जा रही, लेकिन विवेक श्रीवास्तव देखिए, हाँ फोन कट गया है, फोन लगा दीजिए एक बार फिर से। प्रैक्टिकलिटी के तौर पर अगर मैं पूछूं, आम आदमी जो इस वक्त हमको देख रहा है, गूंज का जो इस वक्त लिसनर है, व्यूअर है, वो
वो ये जानता है कि हर घर में लड़ाई होती है और पॉलिटिकल पार्टीज में भी वो घर ही की तरह लड़ाई होती होगी, लेकिन ऐसे थोड़ी कोई करता है जैसा इस वक्त राहुल गांधी और केजरीवाल आपस में कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, आप कहते हैं नहीं फरवरी के बाद हम सब साथ आ जाएंगे। मैं कह रही हूं इन केस आप लोग जीत जाते विवेक श्रीवास्तव, तो क्या विधानसभा के चुनाव नहीं हो रहे होते और फिर आप इस तरीके से एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करके अलग नहीं हो जाते? क्या गारंटी है कि साथ रहते आप अगर चुनाव जीत के क्योंकि क्योंकि मोदी जी, अब आप इसका उत्तर भी आपके प्रश्न में छुपा हुआ है, क्योंकि मोदी जी फिलहाल 240 पे थे, एक स्ट्रॉन्ग फिगर थी, तो इसीलिए नीतीश बाबू, इसीलिए आपके तेलुगु देशम पार्टी, इसीलिए आपके चिराग पासवान, बहुत सारे, अगर ये संख्या बल 240 के बजाय 150 होता तो शायद समीकरण अलग हो जाता। तो समीकरण हमेशा इस पर निर्भर करते हैं कि कितनी सीटें आपकी आई, दूसरी इस बात पे निर्भर करते हैं कि आइडियोलॉजिकली आपका क्या स्टैंड है। आरजेडी जीते हारे, कम सीट ज़्यादा सीट, लेकिन क्या कभी आपको लगता है कि आरजेडी बीजेपी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेगी जिस तरह से जेडीयू करती है? नहीं। और यही चीज़ समाजवादी पार्टी के लिए, आरजेडी जेडीयू के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेगी? जी, जेडीयू अपना एक अलग अस्तित्व बना करके चलती है। इनके लाख कहने के बाद भी हिंदुत्व को एंडोर्स भी नहीं करती है, और बहुत सी बातों में प्राइम मिनिस्टर मोदी के पहले कार्यकाल में तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल भी थे अभी बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं। तो इसलिए ये आइडियोलॉजिकल स्टैंड एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं कहता हूँ राज्यों में बेशक आपस में ये कुश्ती हो रही है, लेकिन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में लोकसभा और केंद्र में सरकार को बदलने के लिए आइडियोलॉजिकली हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट और इनका जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है उसके हम खिलाफ हैं। ये विवेक श्रीवास्तव जो सुधांशु जी कह रहे हैं, ये बात ये कैसे मान लिया जाए कि आप लोग कह रहे हैं विधानसभा में तो हम ऐसे लड़ेंगे कि एक दूसरे की मतलब चीरहरण तक के लिए हम तैयार हो जाएंगे? सुधांशु जी, तो कैसे मान लें कि जब ये लोग केंद्र में होते 2024 का चुनाव अगर जीत जाते तो ऐसी कोई स्थिति नहीं आती और जनता भरोसा कर लेती? देखिए विवेक जी जो बोल रहे हैं उसमें कितना विवेक और कितनी विवशता, मैं उन्हीं की पार्टी से प्रमाण देता हूं। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच में संघर्ष है। 2 बार वायनाड में कांग्रेस के हाथों ये पराजित हुए, और मजे की बात जब राहुल गांधी ने वायनाड को छोड़ा और खड़गे जी ने कहा कि प्रियंका गांधी को हम वहां से लड़ाने का विचार कर रहे हैं, इनकी पार्टी की नेता एनी राजा का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि हमसे कांग्रेस ने कोई बात नहीं की है कि प्रियंका गांधी लड़ने जा रही वायनाड में। और उसी समय मुस्लिम लीग का दिया गया बयान है, नहीं हमसे बात की है कांग्रेस पार्टी ने कि वो लड़ने के लिए जा रहे हैं। अब बताइए साहब, आपका हराना तो छोड़िए, आपको इस लायक नहीं समझा कि वो ये बताएं कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने जा रही हैं। उसके बाद कांग्रेस से हारने के बाद आज आकर यहां कांग्रेस का गुणगान आप करते हैं, तो मुझे उत्तर भारत के गांवों की वो कहावत याद आती, से शब्दशः न लिया जाए कि 100 जूते खाएं तमाशा फिर भी देखें। इतनी बेइज्जती के बाद, आप केरल में इतनी बेइज्जती सहने के बाद आप आकर दिल्ली में कहते हैं, तो सबको समझ में आता है विवेक जी कि कितनी विवशता और कितनी कटुता अंदर लेकर आप बोल रहे हैं। विवेक जी, अब आप